हेलो एवरीवन। मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस रिवील पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये हमारा ये थर्ड सीरीज़ है, जो बीपीएससी का हमारा करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू हुआ है। तो इसके पहले हम लोगों ने बिहार स्पेसिफिक देखा है, जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स थे हमने वो देखे थे। जो दूसरा पार्ट था उसमें हम लोगों ने जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आया था और जो बजट आया था वो, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे वो हम लोगों ने दूसरे पार्ट में डिस्कस किया था। ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो इंडिया का इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज़ रहा है हम लोग इसमें वो डिस्कस करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा हमारा 66th बीपीएससी के लिए, और जो बाकी अदर एग्जामिनेशन के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला न्यूज़ था तो ये था हमारा कि अभी सेंटर ने एक बिल पास किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनकी सैलरी जो है वो 30% है वो काटी जाएगी, मतलब 30% कम सैलरी उनको मिलेगी। ठीक है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी उनके सैलरी में कितने की कटौती करने की बात की गई है। तो एक बस ओवरव्यू दे दूं कि जो एक एमपी होता है उसको 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है। तो ध्यान देना है कि बाकी जो अलाउंस मिलते हैं उसमें से नहीं कटेगा, इस 1 लाख में से उनको काट करके दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी उनको अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस होता है वो उनको मिलता है 70,000 रुपये का। फिर उसके बाद उनके जो ऑफिस होते हैं उसको चलाने के लिए फिर 60,000 मिलते हैं। तो बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जो कटौती की जाएगी वो इसमें से की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज याद रखना है कि कितना परसेंट सैलरी काटा जाएगा उनका। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट 5 स्टार विलेज स्कीम बाय इंडिया पोस्ट। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये 5 स्टार विलेज स्कीम जो इंडिया पोस्ट ने लाया है, इसका मकसद है कि जो पोस्टल प्रोडक्ट है एंड सर्विसेज है उसको विलेज लेवल तक पहुंचाने का। विलेज लेवल मतलब बेसिकली हम लोग इसको दूसरी भाषा में कहते हैं ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है क्या। यहाँ अगर हम देखें तो जो इंडिया पोस्ट है वो कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरह तो है नहीं। ठीक है। इनका एक अपना रोल है। तो इनके लिए जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर हम देखें तो पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे वहाँ पर हमारा एक एनएससी अकाउंट होता है, केवी एक हमारा ये जो केवीपी सर्टिफिकेट होता है वो होता है। फिर उसके साथ साथ जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया। तो लाइक बहुत तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को विलेज लेवल पर कैसे दी जाएं, इसके लिए 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्ट किया गया है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्ट किया गया था, तो ये किसने स्टार्ट किया है? ठीक है। तो वो स्टार्ट किया है इंडिया पोस्ट ने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया है? बाई मोबाइल क्रिच। और ये बेसिकली मेजर क्या करता है? तो इट मेजर्स द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ऑब्वियसली जब हम लोग स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उसके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को मेज़र कर रहे हैं। बस यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये लाता कौन है। तो ये मोबाइल क्रिच जो है ये पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इसमें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। देखिए ये टाइम टू टाइम ये जो इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्री की, ये लाया जाता है DIP IIT के द्वारा। ठीक है। ये बेसिकली IIT ये मत समझिएगा, ये बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो DIP IIT है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये बेसिकली जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके इंडेक्स को लॉन्च करती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन कौन से इंडस्ट्री है जो कोर इंडस्ट्रीज में आती है। तो मैं उनका एक बार इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं तो एक हो गया हमारा कोल इंडस्ट्री, दूसरा है क्रूड ऑयल। ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा नेचुरल गैस, चौथा होता है इसमें जो रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं वो, पांचवा है हमारा फर्टिलाइजर, इसमें हमारा सिक्स्थ आता है स्टील।
उसके बाद है हमारा सीमेंट जो सेवेंथ कोर इंडस्ट्री है, एंड लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी इज द एर्थ कोर इंडस्ट्री, राइट। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है वो कौन लाता है, तो ये है हमारा DIPIIT। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कोर इंडस्ट्री कहलाती हैं, तो वो ये सारी इंडस्ट्री हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चुनौती। चुनौती ये है क्या, बेसिकली जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने लाया है, और ये बेसिकली एक स्टार्टअप से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो हमारा चुनौती है, बस इतना आपको याद रखना है कि बेसिकली ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज है, ताकि इससे जो स्टार्टअप्स या डिफरेंट डिफरेंट नई नई कंपनीज जो आती हैं उनको एक बूस्टअप मिल सके, इसलिए ये चुनौती आया है, ठीक है। ये चुनौती को लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हनी मिशन। तो हनी मिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमको ये याद रखना है कि लाइक ये स्टेप है किसका, तो ये है KVIC का। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का। तो ये बेसिकली जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये एक स्टेप आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। इसमें होगा क्या कि यहाँ जो आदिवासी फार्मर्स हैं या जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या जो विमेन है, बेसिकली हम लोग देखें तो ट्राइबल एरियाज की, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही है इस हनी मिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है KVIC एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बस ये दो वर्ड याद रखना है। अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर पाएंगे उसको। नेक्स्ट है हमारा बोंडास ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये जो बोंडास ट्राइबल कम्युनिटी है ये ओडिशा की एक कम्युनिटी है। ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि ये एक एक्चुअली बहुत ही आउटर एरिया में है ये कम्युनिटी, बट स्टिल यहाँ पे कोविड के केसेस आए थे, इसलिए ये न्यूज़ में आया है, इसलिए इसको मैंने कवर करा है यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ से डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ये जो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये कौन लाता है, तो ये है RBI। आपसे ये पूछा जाएगा कि लाइक विच इज़ द बॉडी दैट पब्लिशेस दैट नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो ऑब्वियसली जब हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो आप कंफ्यूज होइएगा दो चीज़ों में, पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरा RBI, ठीक है। तो RBI होगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। जो रिपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है वो कौन लाता है, नीति आयोग, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ जब इसने एक ओवरऑल रैंकिंग दी थी, ओवरऑल रैंकिंग जो दिया गया उसमें जो टॉप 3 स्टेट थे वो था गुजरात, दूसरा था महाराष्ट्र और तीसरा था तमिलनाडु, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नीति आयोग है इसने जो ये रिपोर्ट लाया था, रिपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो उसमें अगर हम लोग रैंकिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ये 3 स्टेट हैं जो टॉप 3 में है, और लाता कौन है, नीति आयोग। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पिलर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है हमारा मणिपुर में, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है। ये बेसिकली इंडियन रेलवे इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जब हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉलेस्ट पिलर ब्रिज की, तो ये याद रखना है ये किस रिवर के अक्रॉस बनाया जा रहा है, तो इस रिवर का नाम है इजाई, ठीक है। ये जिस रिवर के अक्रॉस बनाया जा रहा है उसका नाम है इजाई, और इसकी जो हाइट होगी वो होगी 141 मीटर की, ठीक है। तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पिलर ब्रिज मणिपुर में अक्रॉस द रिवर इजाई, इसकी हाइट कितनी होगी, 141 मीटर। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य पोर्टल। ये स्वास्थ्य पोर्टल लाता कौन है, या ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है वो किसने लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ठीक है। ये नाम देख करके शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, ठीक है। तो ये है लेकिन बेसिकली किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक आलेख पोर्टल है, ठीक है। तो आलेख पोर्टल भी बेसिकली इसी से रिलेटेड है,
ठीक है, ये बेसिकली जो आलेख पोर्टल है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें इंडियाज एक्सटर्नल डेट जो है अभी प्रेजेंट में यूएस डॉलर 558.5 बिलियन है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर जो एक्सटर्नल डेट है उसका लिखा है, क्योंकि जिन लोगों ने 65th बीपीएससी दिया था उनको याद होगा कि एक फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, और उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पूछे गए थे। ठीक है, एक फिगर दिया गया था, वो पूछा गया था, तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में। अब बात यह है कि ये जो देहिंग पटकाई है वो न्यूज़ में क्या क्यों आया है? तो बेसिकली जो असम गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया है कि वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने की प्लानिंग हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कि यूपी गवर्नमेंट जो है, जिस तरीके से अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो जो सीआईएसएफ है, उसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट भी एक यूपीएसएसएफ करके वो सेटअप करने जा रही है, जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो बेसिकली इनका क्या काम होगा कि जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या जो इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है, सपोज अगर हम लोग एयरपोर्ट की बात करें या जो रेलवे स्टेशन है वहाँ उसकी बात करें, तो इन सब जगह पर इनकी तैनाती होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि पोर्टल। पीएम स्वनिधि पोर्टल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। पीएम स्वनिधि जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो डिज़ाइन किया है सिडबी ने, लेकिन यहाँ पर एक जो और चीज़ याद रखने वाली है कि ये है बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। राइट, ये जो पूरा स्कीम है पीएम स्वनिधि वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों तरीके से यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो वो होगा पीएम स्वनिधि, या इसके उलट भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो इस बार अगर आपको याद हो तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये कौन लाता है रिपोर्ट? यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा निक्से स्कीम। तो ये जो हमारा निक्से स्कीम है, ये बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है किसके लिए? टीबी पेशेंट के लिए। तो यहाँ भी फिर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ये जो निक्से स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो उनको बेसिकली कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, शायद वो 500 है। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो अमाउंट है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ये 500 रुपये दिए जाते हैं उनको, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जाता है उनके पास। ठीक है, उसके बाद अभी चूंकि जम्मू एंड कश्मीर पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यहाँ पर अभी एक ब्रिज बनाया जा रहा है। तो इसका नाम है देविका ब्रिज इन उधमपुर ऑफ जम्मू एंड पुनेजा ब्रिज इन दोदा कश्मीर। तो आपसे सीधा ये नाम पूछे जा सकते हैं कि जम्मू में भी कौन से ब्रिज का निर्माण चल रहा है या कश्मीर में कौन से ब्रिज का निर्माण चल रहा है। ठीक है, तो देविका कहाँ? जम्मू में, पुनेजा कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद यूपी का जो एक एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट, अभी उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उपाधि दी गई है। इसको अप्रूव किया गया है। द कुशीनगर एयरपोर्ट ऑफ यूपी हैज बीन अप्रूव्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट है इंडिया इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 8th टाइम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे 3-4 तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला ये पूछा जा सकता है कि अभी जो इंडिया इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर में, तो वो मतलब ये 7th टाइम है या 8th टाइम है या 6th टाइम है, ये याद रखना है। तो ये बेसिकली 8वीं बार इंडिया जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा चीज़ ये है कि इंडिया के साथ और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। तो मैं उसका नाम लिख दूं, आयरलैंड,
मेक्सिको एंड नॉर्वे। तो इंडिया के साथ जो ये 3 देश हैं, ये इनको भी नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है यूएनएससी का। ठीक है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया 8वीं बार मेंबर बना है, लेकिन ध्यान रखना है नॉन परमानेंट मेंबर बना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट फॉर रबी सीजन 2020-21, वो कौन बना है? एमपी। बेसिकली इसके पहले हर बार पंजाब जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता था वीट का, लेकिन इस बार कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद इसमें है कि 6 सिटीज एज 5 स्टार गार्बेज फ्री। तो बेसिकली 6 सिटी यहाँ पर अनाउंस की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिन्होंने इन 5 सिटीज को 5 स्टार रेटिंग दी है गार्बेज फ्री में। ठीक है, इसमें वो कौन कौन से सिटी है? तो एक है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर एंड इंदौर एंड नवी मुंबई। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिकली यहाँ पे 6 सिटीज को मिला है, तो आपको ये 6 सिटीज के नाम आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये रेटिंग अनाउंस कौन करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग ये जो सिटीज है वो काफी साफ सुथरी आप कह सकते हैं, तो इसलिए इनको ये रेटिंग दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये हमारा नेक्स्ट है साइक्लोन एम्फान। जो साइक्लोन एम्फान है इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है उम्पून के नाम से, बट आप इसको एम्फान भी अगर याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आया कहाँ था? वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में। इसका नेमिंग किस कंट्री ने किया था? तो ये जो साइकिल एम्फान था इसका नेमिंग किया है थाईलैंड ने, और ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो मणिपुर है, वहां का एक ब्लैक राइस होता है जिसको चक हाओ के नाम से इसका जो नाम है इस ब्लैक राइस का वो है चक हाओ। इसको और गोरखपुर के टेराकोटा को अभी जीआई टैग मिला है। तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को 3 या 4 तरीके से घुमाया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी वो कौन सा स्टेट है जिसके ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो चक हाओ है इसको इट हैज बीन सीन इन न्यूज, तो ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लैक राइस है, कहाँ का? मणिपुर का। और जो टेराकोटा है वो कहाँ का? गोरखपुर का। इन दोनों को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उसके बाद यहां पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें याद रखना है कि एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है किसके बीच? इंडिया एंड बेल्जियम के बीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। ठीक है, तो अब जब मैं कहता हूं यहां पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये एग्रीमेंट साइन अगर 2 देशों के बीच होता है, तो अगर किसी देश का, अगर सपोज आप कह सकते हो कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है या कोई क्रिमिनल है या कोई टेररिस्ट है, अगर या तो इंडिया से बेल्जियम में या बेल्जियम से इंडिया में अगर वो आता है, तो उसके लिए एक अलग प्रावधान तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली एक ट्रीटी साइन की जाती है इसके लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो वो जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया ने यूके के साथ बहुत पहले साइन कर लिया था, आई थिंक वो 1992 के आसपास का इंडिया यूके का, और बेल्जियम के साथ अभी रिसेंटली साइन किया गया है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी एंड अमृता कौर, ये टाइम्स 100 विमेन ऑफ द ईयर में इनका नाम आया है। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सर क्रीक डिस्प्यूट। बेसिकली सर क्रीक जो है ये आप देखें तो ये एक 96 किलोमीटर का एक स्ट्रिप है ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रैन ऑफ कच्छ। अब अगर आप यहां पर देख पाए तो ये जो हमारा एरिया है ये है हमारा सर क्रीक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरफ भारत, इस तरफ पाकिस्तान, और ये जो पूरा स्ट्रेच है ये 76 किलोमीटर का एक स्ट्रिप है। तो ये बेसिकली एक डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भूमि राशि पोर्टल। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये भूमि राशि और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस दोनों में ऐसा क्या मैचिंग है? तो बात यह है कि कई बार अगर हम देखें तो हाईवेज के लिए जो लैंड एक्विजिशन होता है
उसमें कई बार बहुत तरह की दिक्कतें आती है, और चूंकि वो एक्विजिशन एरर फ्री हो, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ये सारी चीज़ों के लिए भूमि राशि पोर्टल लाया गया है। ठीक है, और ये किसने लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट है कि इंडिया से 2 साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको जब हम लोग बात करें तो इस 2 साइट का बस हमको नाम याद रखना है कि किसको किसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो पहला है हमारा धोलावीरा, दूसरा है फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत। ये रहा धोलावीरा और ये डेक्कन सल्तनत के फोर्ट्स। तो बस ये 2 नाम हमें याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये 2 नाम हम याद रखें तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी कितना है इंडिया का? तो वो है 24.8। ये डेटा दिया किसने है? तो एक यूएनजीसी नाम की बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो इन्होंने एक स्टडी किया है और इन्होंने ये डाटा बताया है। ठीक है, तो अभी इंडिया का जो लेबर फोर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना है? 24.8 2020 में। ठीक है, और 2006 में अगर हम लोग बात करें तो ये था लगभग लगभग 34%। ठीक है, ये था लगभग 34%, और अभी 2020 में कितना है? 24.8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो जम्मू एयरपोर्ट है उसका नाम होने वाला है महाराजा हरि सिंह, और जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसका नाम होने वाला है गुलाब सिंह। तो ये उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी भी अगर पढ़ी होगी तो वो महाराजा हरि सिंह के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे डायरेक्ट ये वन लाइनर में पूछा जाएगा कि रिसेंटली इनमें से किसको इको सेंसिटिव जोन, इसको ESZ भी लिखा जा सकता है एग्जाम में। तो किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो नेशनल चंबल सेंचुरी को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायो एशिया समिट, अभी रिसेंटली कहां पर हुआ था? हैदराबाद में। और उसके बाद इसका जो टाइटल था वो था टुडे फॉर टुमारो, और जो पार्टनर कंट्री थी वो थी स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो बायो एशिया समिट आपसे ये इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था हैदराबाद, तेलंगाना। इसका जो टाइटल दिया गया था वो था टुडे फॉर टुमारो, और जो पार्टनर कंट्री थी वो थी स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडियाज फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस कहां से कहां के बीच चलाया जा रहा है? तो वो है मुंबई टू पुणे। फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुंबई टू पुणे। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ध्यान रखना है जो हमारा वेस्ट एनर्जी है ना उसको आप एक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि उसका हम लोग फर्दर यूज कर सके। वो इनिशिएटिव किसका है? इंडियन रेलवे का। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये कि मैनचेस्टर कैरेज रिपेयर शॉप इन भुवनेश्वर ये इस काम को अंजाम देगा। जो बेसिकली वेस्ट एनर्जी है इसको एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग चेंज करने की बात कर रहे हैं। और इस लाइक ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंडियन रेलवे का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें साथ कौन देगा? मैनचेस्टर कैरेज रिपेयर शॉप इन भुवनेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत फेमस क्वेश्चन एक बनता है कि कई बार वो डायरेक्ट चीफ गेस्ट का पूछ लेते हैं, तो इस बार जो 26 जनवरी हुआ उसके चीफ गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेम बोल्सोनारो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि किसका चीफ गेस्ट कौन था, ये क्या था। तो इस बार के कौन थे? जेम बोल्सोनारो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल मैरिटर्स डे कब मनाया जाता है, जिसको हम लोग शहीद दिवस भी कहते हैं। ठीक है, शहीद दिवस भी हम लोग कहते हैं इसे। तो ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ठीक है, और ये बेसिकली अगर हम लोग ध्यान दें तो महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था वो इसी दिन को हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे इस पर काफी ज्यादा न्यूज में था। तो ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल। अगर आप देखें तो अभी दिल्ली में जो एक वॉर मेमोरियल लाइक बनाया गया है
उसी तरीके से एक वॉर मेमोरियल एनिमल्स के लिए बनाया जा रहा है, कहाँ पर, मेरठ यूपी में, आप देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, कुछ इसी तरीके का वॉर मेमोरियल जो एनिमल्स है उनके लिए भी बनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी आपसे एक ये बहुत दिनों तक ये न्यूज़ में रहा है कि क्या एक्सेस ऑफ इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो हाँ, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट से ये क्लियर होता है कि एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, त्रिपुरा को पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिला है। तो यहां से डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्टेट है जिसको पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिला है। तो वो कौन है, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो HDI इंडेक्स है, ह्यूमन जो हमारा ये HDI इंडेक्स होता है, इसमें अभी इंडिया का रैंकिंग कितना है। तो वो है हमारा 129। तो बेसिकली पहले इंडिया का रैंक इसके पहले 130 था। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया का रैंक अभी इसमें कितना हो गया है, 129, यानी 129। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो इसमें हमारा इंडियाज फर्स्ट ईट राइट रेलवे स्टेशन किसको बनाया गया है, मुंबई सेंट्रल टर्मिनस को। और ये बेसिकली जो ईट राइट रेलवे जो ईट राइट इनिशिएटिव है ना, ये है FSSAI का इनिशिएटिव, बस इतना याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव किसका है, और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अभी पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो वो क्या है हमारा, मुंबई सेंट्रल टर्मिनस। ठीक है, उसके बाद है एक नागपुर रेजोल्यूशन, तो वो है गुड गवर्नेंस के लिए। इसके पहले एक शिमला रिजोल्यूशन करके भी आया था, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि नागपुर रिजोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, तो बेसिकली हम लोग गुड गवर्नेंस की जो बात करते हैं, तो ये इसी गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें हमारा नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया गया है CBSE स्कूल में। तो ये किस किस क्लास के लिए किया गया है, तो ये बेसिकली 8, 9 एंड 10 में अब बच्चों को AI के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस किस क्लास के लिए CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अगर आपको दे दिया जाए 10, 11, 12, 8, 9, तो शायद आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन होता है मोर देन 1, तो वो हमारा ट्रू होगा अगर इस तरीके का ऑप्शन दिए जाएंगे तो, क्योंकि 8, 9 एंड 10 इसी तीनों क्लास पे इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जापान जो है वो टॉप पे आया है। इंडिया का जो पोजीशन है वो है 5वां। तो यहां पर डायरेक्ट इंडिया का जो पोजीशन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। तो वो कितना है, 5th रैंक है इंडिया का। ठीक है, और बेसिकली इसको पब्लिश कौन करता है अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये करता है जर्मन वॉच। बेसिकली एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है, तो यही इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें कि फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी कौन बनी है, शिवांगी स्वरूप। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो BPSC का फेवरेट होता है। फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, शिवांगी स्वरूप। नेक्स्ट है इंडिया करप्शन सर्वे जो आया था, ये मैंने एक्चुअली आपको पहले भी एक बार बताया है। तो उसमें बिहार जो है उसका 2nd रैंक है, और राजस्थान जो है वो टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो है हमारा जो शिवांगी स्वरूप है, ये इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने का, क्योंकि ये बेसिकली मुजफ्फरपुर की है। ठीक है, ये बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इंडिया करप्शन सर्वे, जिसमें बिहार जो है वो 2nd रैंक पे है, राजस्थान जो है वो टॉप पे है। राइट, उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट है लोगो ऑफ लोकपाल। अभी यहाँ पर लोकपाल का जो लोगो है वो बदला गया है। ठीक है, बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि बदला गया है, बट एक लोगो आया है लोकपाल का। लेकिन उसके पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लोकपाल के चेयरमैन कौन है, क्योंकि जब लोकपाल की बात है तो
कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके जो लोकपाल के चेयरमैन है वो कौन है? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। इन्होंने लॉन्च किया है न्यू लोगो ऑफ द अपेक्स एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, अ न्यू मोटो। ये याद रखना है, मां गृध कस्य विधानम, डू नॉट बी ग्रेडी फॉर एनीवंस वेल्थ, किसी दूसरे के धन को देख करके कृपया लालची ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका लोगो है? लोकपाल का। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है? इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर निमोनिया से डेथ की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट निमोनिया से डेथ होने का कह सकते हैं गौरव प्राप्त है, या आप कुछ भी कह सकते हैं जो आप चाहें। लेकिन अगर हम लोग दुनिया की बात करें तो इंडिया दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा निमोनिया से डेथ होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर ये जो लोगो है इसको डिजाइन करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? अगर नाम आपसे बाय चांस पूछ लिया गया तो आप इसको याद रखें, प्रशांत मिश्रा। ये बेसिकली प्रयागराज से हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ही ये जो लोगो है इसको डिजाइन करा था। ठीक है, तो प्रशांत मिश्रा ने डिजाइन किया था। यहाँ से आप फिर ये देख सकते हैं कि जो पीसी घोष है वो है लोकपाल के चेयरमैन, और ये जो नया मोटो जो दिया गया है ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी पोर्ट टर्मिनल्स टू बी बिल्ट इन भावनगर पोर्ट ऑफ गुजरात। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर फिर से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कि अभी दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बेसिकली भावनगर में बनाया जा रहा है, गुजरात में। ठीक है, इंडिया जो है वो पहला कंट्री बना है टू मेक द एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल। जो पूरा हज का प्रोसेस होता है उसको डिजिटल करने वाला पहला कंट्री बना है इंडिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बुक्स ऑन टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव। तो बेसिकली अभी यहाँ पर 3 बुक का जिक्र है जो गुरु नानक देव जी के टीचिंग पर लाया गया है। एक का नाम है गुरु नानक बानी, दूसरा है नानक बानी, और तीसरा है साखियन गुरु नानक देव। तो मैं यहाँ पर इन शॉर्ट आपको नाम बता दूं कि इन्होंने वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कंपाइल किया है इस बुक को। तो उनका नाम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार बता दूं कि वो ज़्यादा क्लियर रहें। तो ये है भाई जोध सिंह का। ठीक है, ये जो गुरु नानक बानी है वो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है नानक बानी, इसको कंपाइल किया है मनजीत सिंह ने। ठीक है, इसको कंपाइल किया है मनजीत सिंह ने। और जो तीसरा है ये साखियन गुरु नानक देव, इसको किसने कंपाइल किया है? जगतर जीत सिंह ने। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ऑप्शन में ये दिया जा सकता है कि रिसेंटली अभी गुरु नानक देव के टीचिंग पर इनमें से कौन सा बुक जो है वो लाया गया है। तो उसमें ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इवन तीनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो मोर देन 1 के साथ जाना होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है साला दर्पण पोर्टल किसका है? तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ पाठशाला से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली जो नवोदय विद्यालय समिति है उसके लिए लाया गया है साला दर्पण पोर्टल। और ये है किसका? जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है, ये इसका इनिशिएटिव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है खादी को हार्मोनाइज्ड एचएस कोड जिसको हम लोग कहते हैं वो मिला है खादी को। ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम कोड। तो ये भी आपसे फिर पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हार्मोनाइज सिस्टम कोड दिया गया है? तो वो किसको मिला है? खादी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेड एटलस एक्शन प्लान मैप एंड सी फ्लोज ऐप। तो ये दोनों चेन्नई से रिलेटेड है। जो हमारा रेड एटलस एक्शन प्लान मैप है एंड सी फ्लोज ऐप है, वो दोनों फ्लड मिटिगेशन से रिलेटेड है। कहाँ का? चेन्नई का। यहाँ पर पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ चेन्नई के लिए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैविंग रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी। तो ये है सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली का है। ये पहला सरकारी अस्पताल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी आई है। ठीक है,
और यहाँ पर एक्चुअली 20 या 22 सर्जरी की जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आया है। ठीक है, इस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब रोबोट के थ्रू सर्जरी करवाने की बात। तो ये कहाँ पर ये कहाँ पर अभी चल रहा है? सफदरजंग हॉस्पिटल में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है उत्तम रेक। अब आपसे ये बहुत डायरेक्टली पूछा जा सकता है उत्तम रेक के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज ये कि ये इंडियन रेलवे का है। दूसरा चीज क्या है इसमें कि चर्च गेट टू विरार, यहां लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बस याद रखना है। और ये जो उत्तम रेक है, इसमें बेसिकली बहुत तरह की फैसिलिटी है। जैसे जो ट्रेन है उसमें आपका सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा, उसके बाद एक एंटी डेंट पार्टीशनिंग जो कोचेज होते हैं उसमें होंगे। तो इसमें बेसिकली बहुत तरह की सुविधाएं इसमें दी जाएगी। ठीक है, जो उत्तम रेक है। लेकिन अभी पहला चीज याद रखना है कि ये इंडियन रेलवे का है। दूसरा चीज याद रखना है कि अभी तत्काल में ये एक लेडीज स्पेशल ट्रेन इस उत्तम रेक के उसमें चलाया जा रहा है, जो कहां से कहां चल रहा है? चर्च गेट टू विरार। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी? परमहंस योगानंदा की। तो इसी के लिए अभी जो एक कॉइन भी लाया गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग परमहंस की बात करते हैं तो ये चीज याद रखना है कि परमहंस फाउंडेड योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके 125वीं बर्थ जयंती, अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसके लिए कॉइन लाया गया है। परमहंस योगानंदा की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने ही योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया को इन्होंने फाउंड किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर इनके बारे में छोटी सी चीज और देख लें तो इनका जो जन्म था वो 1893 में हुआ था एज मुकुंद लाल घोष। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब 125वीं या 150 अगर कोई किसी की बर्थ एनिवर्सरी है, या अगर किसी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है या डेथ एनिवर्सरी है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो जो परमहंस योगानंद है उनका इनिशियल नाम क्या था? मुकुंद लाल घोष, और बाद में क्या बन गए? परमहंस योगानंदा। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो वो अब कितना आ चुका है? 122 पर 1 लाख लाइव बर्थ। और ये डेटा किसका है? बाय एसआरएस। इसको एसआरएस कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट है फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये बेसिकली पहली चीज ये कि ये आईआरसीटीसी का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ चल रहा है? लुम्बिनी, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर बोध गया, वेयर ही गेन्ड द एनलाइटनमेंट। देन द नेक्स्ट वन इज सारनाथ, जहां पर इन्होंने अपना पहला सेरमन दिया था। उसके बाद कुशीनगर, जहां पर इन्होंने निर्वाण अटेंड किया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो पहला बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाया गया था तो वो किस किस जगह को कवर कर रहा था। तो इसीलिए मैंने चारों जगह का नाम बता दिया है। साथ में ये गौतम बुद्ध से किस चीज से रिलेटेड है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। लुम्बिनी, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। बोध गया, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ, वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरमन। एंड देन कुशीनगर, जहाँ पर इन्होंने निर्वाणा अचीव किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारा कि एयर इंडिया ने एक ओंकार सिंबल डिपिक्ट किया था अपने जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वहां पर। किस चीज के लिए? तो गुरु नानक देव जी के 550वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपसे ये शायद पूछा जा सकता है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये गुरु नानक देव जी की जो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी वो काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी थी, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। नेक्स्ट है हमारा आइस डैश एंड अतिथि। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में है हमारा। ठीक है, तो जो हमारा आइस डैश एंड अतिथि है वो बेसिकली है क्या? ये पहली चीज ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स का इनिशिएटिव है। जो आइसडैश है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग एंड पेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस। दूसरा अतिथि जो है वो है मोबाइल ऐप, किस चीज के लिए?
इंटरनेशनल ट्रैवलर टू फाइल कस्टम क्लियरेंस इन एडवांस। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली कई बार क्या होता है कि जब अगर कोई कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी अगर हम कह लें, अगर वो किसी दूसरे देश से भारत में कोई सामान अगर लाता है, तो कई बार जो हमारा क्लियरेंस होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, जो कस्टम क्लियरेंस होता है उसमें कई बार काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इसी के लिए आइसडैश एंड अतिथि नाम के दो इनिशिएटिव लाए गए हैं। जो आइसडैश है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है, जो अतिथि है वो एक मोबाइल ऐप है, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं वो अपना कस्टम क्लियरेंस एडवांस में ही फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से जैसा कि मैंने बोला कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख न्यूज़ में है, तो वहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के, और जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को ने नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में दो सिटी को रखा है। पहला है अभी मुंबई एंड हैदराबाद। मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स, तो ये तो यहाँ पर आप में से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन जो हैदराबाद है उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में रखा गया है। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में किन किन दो सिटीज को रखा गया है। तो ये है बेसिकली हमारा मुंबई और हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019। तो ये कौन रिलीज करता है? बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। इसमें बस इतना ही याद रखना है, ये जो एनएचपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चलती है। ठीक है, तो बस इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिलीज्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक डाटा अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया का वो है 68.7। अगर आपसे फीमेल एंड मेल का अलग अलग पूछा जाए इंडिया का, तो वो है 67.4 मेल एंड 70.2 फीमेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। पहला है इंडिया का ओवरऑल 68.7, मेल की बात हो तो 67.4 एंड फीमेल की बात हो तो 70.2। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये कौन लाता है? नीति आयोग। तो इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, बिहार जो है वो उसका 16वां स्थान है, झारखंड जो है उसका 17वां स्थान है। बेसिकली यहाँ एक चीज और है कि यहाँ पर 3 स्टेट दिए गए हैं जिनको ऐसा माना गया है कि इन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी कंपनी आना नहीं चाहती है। तो वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड एंड पंजाब। क्या क्या रीजन है अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि अगर ये एग्जाम में पूछा गया कि जो नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उसमें लीस्ट अट्रैक्टिव स्टेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट में किसका किसका नाम है, तो आप गर्व से कह सकते हैं बिहार, झारखंड एंड पंजाब। ठीक है, बिहार, झारखंड एंड पंजाब, इसको कोई कुछ और नहीं समझेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन। तो ये बेसिकली जो हमारा सुमन पोर्टल है, तो ये यहाँ पर याद रखना है कि ये जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है श्री हर्षवर्धन, और उसके साथ साथ कुछ और जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं सबने मिलकर के ये लॉन्च किया है बेसिकली सुमन पोर्टल को। इसमें एक चीज याद रखना है, जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो महिलाएं हैं या जो कई बार मैटरनल डेथ देखने को मिलता है, तो इन सब चीजों से बचाने के लिए क्या लाया गया है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन पोर्टल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑडियो ऑडिगोज। ये ऑडियो ऑडिगोज क्या है? तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है। इसमें एक ऑडियो गाइड फैसिलिटी है। इसको अगर एक एग्जांपल से हम देखें तो सपोज अगर आप ताजमहल घूमने जाते हैं ना, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अब अगर आपके पास ये है तो आप वहां ऑडियो से सुन सकते हैं। जिस तरीके से गाइड आपको बताता है कुछ उसी तरीके से आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ऑडियो ऑडिगोज में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा किड्स राइट इंडेक्स। ये कौन लाता है? बाय किड्स राइट फाउंडेशन। इंडिया का रैंक इसमें कितना है?
117। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे टॉप का पूछ ले तो बेसिकली आइसलैंड जो है वो टॉप पे है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप एक बार देख लें कि इसमें इंडिया का रैंक जो है वो कितना है, 117। उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SEQI कहा जाता है इसको। तो ये कौन लाता है, नीति आयोग। ठीक है, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है गेटोरेड इंडिया का, तो वो बनाया गया है हिमा दास को। यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये जो है बेसिकली एक सब्सिडियरी कंपनी है पेप्सिको की। ठीक है, जो पेप्सिको है, जो पेप्सी जिसको पेप्सी के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है ये गेटोरेड इंडिया। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, हिमा दास। इनको दिहांग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट नेत्र। प्रोजेक्ट नेत्र क्या है, ये बेसिकली इसरो का है, टू डिटेक्ट द डेब्रिस इन द स्पेस। इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, लेकिन क्या होता है जब उन सैटेलाइट का जब जो उनका एज होता है वो पूरा हो जाता है, वो धरती पर तो आ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका कूड़ा कचरा है वो ऊपर ही घूम रहा होता है। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए इसरो ने लाया है प्रोजेक्ट नेत्र। नेत्र मतलब आंख, आंख से देखना है। किसको देखना है, टू डिटेक्ट द डेब्रिस दैट इज देयर इन द स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट है जनवरी 3 2020 तक इंडिया के पास जो फॉरेक्स था वो था 427.949 बिलियन डॉलर, और गोल्ड रिजर्व जो था वो कितना था, 28.058 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो यहां से इंडिया का फॉरेक्स, ये लास्ट ईयर यही इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, IFSR एक रिपोर्ट आया है, और ये बेसिकली पब्लिश कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ध्यान रखना है कि ये एनुअल नहीं होता है, ये बाइनियल होता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इंडिया की बात करें फॉरेस्ट कवर में, MP सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल, देन छत्तीसगढ़, देन ओडिशा, देन महाराष्ट्र। ये फॉरेस्ट कवर पहला जो है वो है एरिया वाइज, मतलब कितना एरिया टोटल है फॉरेस्ट का, कितना जो टोटल एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर में है। लेकिन अगर परसेंट वाइज पूछे, अगर आपसे परसेंट वाइज पूछा जाता है तो उसमें मिजोरम है सबसे ऊपर, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है, 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर, जो इंडिया के एरिया का 21.67% है। आपसे यहां पर प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, और ये BPSC है तो एग्जैक्ट डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फॉरेस्ट कवर अगर एरिया वाइज पूछा गया तो ये, अगर परसेंट वाइज पूछा गया तो ये, अगर टोटल फॉरेस्ट कवर पूछा जाता है तो थर्ड। ठीक है, अब यहां पर चूंकि हम लोगों ने इंडिया की बात कर ही ली, तो इसीलिए मैंने बिहार का भी आपको बता दिया कि कैमूर जो है दैट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन बिहार। ठीक है, उसके बाद लास्ट न्यूज है हमारा इसमें कि अभी जनवरी में 10 वेटलैंड को रामसार कन्वेंशन के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पहली चीज ये कि जब हम लोग रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं तो जो चीज आपके दिमाग में आना चाहिए वो है वेटलैंड। ठीक है, आपसे ये भी BPSC पूछ सकती है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली वेटलैंड से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली 10 वेटलैंड को ऐड किया गया है, जिसका नाम है एक नंदूर मधमेश्वर इन महाराष्ट्र, उसके बाद फिर केशोपुर मियानी ब्यास कंजर्वेशन एंड नंगल इन पंजाब, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समसपुर, संडी एंड सरसाई नवार इन उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पहला नंदूर मधमेश्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने 10 आए हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नंदूर मधमेश्वर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये महाराष्ट्र का पहला वेटलैंड है। ठीक है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रामसार कन्वेंशन एज साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जब हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ बिहार की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो जिस वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है
वो है कबरताल इन बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिहार में भी है, इसलिए ये ना सोचे कि बिहार में कोई भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका आंसर होगा कबरताल इन बिहार। ठीक है, उसके बाद तो इस तरीके से ये जो है हमारा नेशनल न्यूज़ का इम्पोर्टेंट सीरीज वो ख़त्म होता है। इसके बाद जो सीरीज आएगा उसमें हम लोग बिहार के जो बाकी न्यूज़ बच गए हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस नेशनल न्यूज़ जो बच गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों होंगे ये बेसिकली जो 10 अक्टूबर 2020 से लेकर के नवंबर लास्ट वीक तक के कवर होंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा इसके बाद एक पार्ट आएगा उसमें हम लोग ये दोनों चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इन द सेशन। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गुड बाय।